स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करनी है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो कि फ़र्स्ट ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एमडी कैट के लिहाज से, नम्स के लिहाज से और बाकी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर पार्ट 1 की वीडियो का लिंक मौजूद है, तो आप पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ें। तो आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए पार्ट 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स इज अफेक्टेड बाय चेंज इन पीएच। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर मौजूद है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। और वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? एक हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, और एक हमारे पास एसिड ग्रुप होता है जो कि कार्बोक्साइल ग्रुप है, COOH ग्रुप मौजूद हो। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि अगर हम पीएच चेंज करते हैं, यानी कि अगर हम H या OH की कंसनट्रेशन चेंज करते हैं, तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आएगा? कि इसके अंदर जो एसिडिक ग्रुप है COOH ग्रुप मौजूद है, ये क्या करता है? ये जब बेस के साथ रिएक्ट करता है OH के साथ, तो H2O रिलीज कर देता है। इसी तरह हमारे पास जो इसके अंदर बेसिक ग्रुप मौजूद है NH2 ग्रुप, ये जब एसिडिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो ये NH3 बना देता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अगर इनका पीएच चेंज किया जाए तो इनकी आयोनाइजेशन हो जाती है, इनकी जो आयोनाइजेशन वाली प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। तो इस लिहाज से क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 26 है, इसका आंसर होगा डेल्टा। आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे अगर हम पीएच चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं कि हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर किस चीज़ से मिलकर बना होता है? एक हमारे पास हीम से मिलकर बना होता है और एक हमारे पास ग्लोबिन चेन से मिलकर बना होता है। ये जो हमारे पास हीम है, दिस इज़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट, और जो ग्लोबिन है ये हमारे पास प्रोटीन पार्ट होते हैं। तो अगर हम इसकी तस्वीर देखें तो स्टूडेंट, ये आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ये दो अल्फ़ा चेन्स मौजूद हैं, एक हमारे पास अल्फ़ा चेन ये मौजूद है, और इसी तरह ये हमारे पास दो बीटा चेन्स मौजूद हैं। दो अल्फ़ा चेन्स हैं, दो बीटा चेन्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हीम पार्ट आयरन पार्ट है, इसके ऊपर एक चेन के ऊपर हमारे पास O2 एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मौजूद है। तो एक चेन हमारे पास जो होगी उसके अंदर कितने मौजूद हैं? उसके अंदर 1O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मौजूद है। तो 4 टोटल चेन्स होती हैं, तो हमारे पास कितने मौजूद होंगे? 4O2 मौजूद होंगे, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। लेकिन सवाल है कि हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स। तो एक ऑक्सीजन के अंदर, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं? 2 एटम मौजूद होते हैं। तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम मौजूद होंगे? ऑक्सीजन के 8 एटम्स। तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पूछे हैं या एटम पूछे हैं। अगर वो मॉलिक्यूल्स पूछेंगे तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, 4O2। लेकिन अगर हमारे पास एटम पूछेंगे तो वो हमारे पास 8 ऑक्सीजन के एटम मौजूद होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 है कि चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 30 to 40 डिग्री इन ह्यूमन बॉडी विल कॉज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि एंजाइम जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक जो है वो काम करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम काम करते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर देंगे तो वो डी नेचर हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे आपको रेट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी नज़र आ रहा है और एक्स एक्सिस पे आपको टेम्परेचर नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है। और आपको पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर 37 डिग्री तक जो एंजाइम्स होते हैं ये मैक्सिमम काम करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। लेकिन उसके बाद अगर हम हाई टेम्परेचर देंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाता है? डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाती है, एंजाइम का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। तो क्वेश्चन के अंदर था 30 to 40 डिग्री पे क्या होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 30 to 37 डिग्री हमारे पास इंक्रीज आएगा, एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज आ जाएगा। 37 से ऑनवर्ड 40 डिग्री तक हमारे पास क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन द एंजाइम एक्टिविटी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। 37 डिग्री के बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द सेल। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर 170 किस्म के अमाइनो एसिड मौजूद हैं।
लेकिन इनमें से जो 25 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। 25 अमीनो एसिड्स कैन सिंथेसाइज द प्रोटीन। लेकिन इन 25 में से भी 20 अमीनो एसिड्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली प्रोटीन बनाते हैं। तो आपको इन तीनों में से कोई एक सिनेरियो जो है वो आ सकता है। और हमारी बॉडी के अंदर मौजूद कितने अमीनो एसिड होते हैं? 170 अमीनो एसिड टोटली मौजूद होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नेक्स्ट टू ग्लाइसिन विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कि ग्लाइसिन के बाद वाला अमीनो एसिड जो है वो कौन सा है जिसका स्ट्रक्चर ग्लाइसिन से मिलता जुलता है? तो स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ग्लाइसिन हमारे पास सबसे बेसिक अमीनो एसिड है, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, और इसके अंदर हमारे पास आर ग्रुप हमारे पास कौन सा है? हाइड्रोजन है। लेकिन जो एलेनिन है उसके अंदर मिथाइल ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। तो ग्लाइसिन से मिलता जुलता जो अमीनो एसिड है वो हमारे पास एलेनिन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। पिक द आउट ऑड वन। कि इनमें से ऑड कौन सा है? सेलुलोज ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, एगार भी पॉलीसेकेराइड है, पेक्टन भी पॉलीसेकेराइड है। इनमें से जो गैलेक्टोज है ये हमारे पास मोनोसेकेराइड है। इनमें से जो डिफरेंट होगा वो हमारे पास कौन सा होगा? गैलेक्टोज। बाकी सारे पॉलीसेकेराइड हैं और गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग ऑफ फ्रुक्टोज। कि हमारे पास फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर जो है जो कि 6 कार्बन के ऊपर मुश्तमिल होता है, इनमें से कितने कार्बन आउटसाइड द रिंग मौजूद होते हैं? तो स्टूडेंट ये आपको लीनियर स्ट्रक्चर नजर आएगा और ये आप यहाँ पे आप कार्बन एटम देख सकते हैं। जो कार्बन 1 है ये रिंग के बाहर मौजूद है, बाकी 2, 3, 4, 5 रिंग के अंदर मौजूद हैं, और कार्बन 6 जो है ये रिंग के बाहर मौजूद है। तो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन एंड 6th कार्बन। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज मोस्ट स्वीट। तो मोस्ट स्वीट शुगर भी हमारे पास फ्रुक्टोज है। जो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं कि इन अ डाइसैकेराइड इफ कार्बन एटम्स आर 12 देन हाउ मेनी OH ग्रुप्स विल बी प्रेजेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोनोसेकेराइड दो जब आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, लेकिन इसके नतीजे में OH बॉन्ड और H दोनों मिल के H2O बना देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन की तादाद कितनी थी? कार्बन एटम की 12। टोटल हमारे पास 12 कार्बन एटम थे, लेकिन एंड पे OH कितने मौजूद होंगे? एक OH जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ चला जाएगा, तो एक OH हमारे पास हमेशा कम हो जाएगा। तो अगर 12 कार्बन एटम मौजूद थे शुरू में तो 11 OH ग्रुप जो है वो मौजूद रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है? अल्फा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़र्क रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर। रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास कौन सी होती है? जिनके अंदर फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। तो रिड्यूसिंग शुगर के अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मौजूद होगा, जबकि नॉन रिड्यूसिंग के अंदर जिस तरह स्टार्च है इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मौजूद नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको एक निमोनिक याद करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि तमाम के तमाम मोनोसेकेराइड प्लस ऑल डाइसेकेराइड्स, ऑल डाइसेकेराइड्स ये सारे के सारे हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, तमाम मोनोसेकेराइड और तमाम डाइसेकेराइड। जबकि हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं वो सारे के सारे पॉलीसेकेराइड वो सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, तमाम के तमाम डाइसेकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज। तो सुक्रोज वाहिद डाइसेकेराइड है जो कि हमारे पास रिड्यूसिंग नहीं है बल्कि नॉन रिड्यूसिंग है। तो सुक्रोज वुड बी नॉन रिड्यूसिंग NR। तो इसमें से कहता है कि कौन सा नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड है। तो एक ही डाइसेकेराइड है जो कि नॉन रिड्यूसिंग है, वो सुक्रोज है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि तमाम मोनोसेकेराइड और तमाम डाइसेकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज, और तमाम पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं ग्लूकोज हमारे पास सबसे ज़्यादा इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो कि ATP प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट आपको पता है कि इंसुलिन हमारे पास क्या है? एक प्रोटीन है, और प्रोटीन डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और मुख्तलिफ अमीनो एसिड के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो एक इंसुलिन मॉलिक्यूल के अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होते हैं?
ओके स्टूडेंट, तो ये आपके सामने ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन ये समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सपोज़ करें कि हमारे पास अमाइनो एसिड ए है और दूसरा अमाइनो एसिड हमारे पास ए मौजूद है। इनके दरमियान में एक पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है। ये आपको जो नज़र आ रही है वो पेप्टाइड बॉन्ड नज़र आ रही है। दो अमाइनो एसिड के दरमियान में एक पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है। अगर हम एक तीसरा अमाइनो एसिड यहाँ पे ए लगाते हैं तो 3 अमाइनो एसिड होंगे तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम अमाइनो एसिड ऐड कर रहे हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसकी तादाद भी बढ़ रही है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड से उसकी तादाद एक कम होती है। जिस तरह ये 3 अमाइनो एसिड हैं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड है, अगर चौथा अमाइनो एसिड लगाऊंगा तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे। तो अमाइनो एसिड जितने मर्जी बढ़ा रहे हैं, एक जो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो हमेशा कम होता है। इसी तरह यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अमाइनो एसिड ह्यूमन इंसुलिन मॉलिक्यूल के अंदर 2 चेन्स होती हैं, एक चेन ए है, एक चेन बी है। चेन ए के अंदर 21 अमाइनो एसिड है। 21 अमाइनो एसिड का मतलब ये है कि इसके अंदर 20 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। इसी तरह चेन बी के अंदर 30 अमाइनो एसिड हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 29 पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होंगे। तो 29 प्लस 20 जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 49। तो ह्यूमन इंसुलिन मॉलिक्यूल के अंदर 49 पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, यूजुअली अ पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म अ ग्लोबुलर शेप। दिस प्रोटीन इज़ अ टर्शरी कन्फॉर्मेशन। जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करती है, बेंड कर जाती है और उसी पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर फोल्ड करके ग्लोबुलर शेप बना देती है, तो उसको हम टर्शरी फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करते हैं कि ऑप्टिमम पीएच ऑफ इंटीरोकाइनेज इज, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइनल कैपिथेरियल सेल है जहाँ से ये इंटीरोकाइनेज जो है वो रिलीज़ हो रहा है। इसका काम क्या होता है कि ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करना। तो ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कौन करता है, इंटीरोकाइनेज करता है। और स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखना है कि इंटीरोकाइनेज जिस पीएच के ऊपर काम करता है वो हमारे पास होती है अराउंड 5.50, जो कि हमारे पास स्लाइटली एसिडिक होती है। स्लाइटली एसिडिक होती है, ये ज़्यादा एसिडिक नहीं होती। तो ऑप्टिमम पीएच ऑफ इंटीरोकाइनेज इज स्लाइटली एसिडिक विच इज़ 5.50। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 आप देख सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कंडीशन इनमें से कौन सी करेक्ट होगी। स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन और रेट के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन इसमें ये है, शर्त ये है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, अनलिमिटेड होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट जो हैं वो लिमिटेड होंगे तो एंजाइम जब सारे के सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, जब सबस्ट्रेट ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज़ अनलिमिटेड। अगर लिमिटेड होगी तो एक टाइम आएगा कि हमारे पास जब सबस्ट्रेट ख़त्म हो जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि एंजाइम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ प्रोटीन। स्टूडेंट एक चीज़ आपने याद करनी है कि एंजाइम जो होते हैं वो हमारे पास फंक्शनल होते हैं, इस वजह से ये ग्लोबुलर होते हैं। जितने भी फाइब्रस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, दे आर स्ट्रक्चरल। जिस तरह हमारे पास जो हेयर बना रहे हैं, इसी तरह जो हमारे पास बोन्स बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल हैं। जो ग्लोबुलर होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, दे आर फंक्शनल। जिस तरह हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं, जिस तरह हार्मोन्स हैं, इसी तरह इंजाइम्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ग्लोबुलर हैं। ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं कि एपो एंजाइम इज़। तो स्टूडेंट एपो एंजाइम हमारे पास क्या होता है, ऐसा एंजाइम जिसका को फैक्टर रिमूव हो चुका है। तो अगर को फैक्टर रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एपो एंजाइम बच जाएगा। तो स्टूडेंट एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जो को फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट। तो अगर नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम से निकल जाए तो पीछे रह क्या जाएगा, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम रह जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या है, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कंटेन डबल बॉन्ड्स अप टू। तो स्टूडेंट्स ये बुक की लाइन है कि आपको ये याद होनी चाहिए कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर कितने डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। एटलीस्ट 6 डबल बॉन्ड्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है चार्ली। ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44 है द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल
कॉज मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। तो स्टूडेंट आपको पता है कि दो तरह के बेस पेयर होते हैं, एक हमारे पास गुआनिन है और एक साइटोसिन है, और एक एडेनिन और थायामीन। तो स्टूडेंट आपने ये नमूने की याद रखना है कि जीसी से आपने याद रखना है गवर्नमेंट कॉलेज जो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर है, इसके अंदर 3 बॉन्ड होंगे, और एटी अवामी तहरीक से आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर हमारे पास 2 बॉन्ड होंगे। अवामी तहरीक 2 बॉन्ड, गवर्नमेंट कॉलेज 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा बीटा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं कि हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन लेसिथिन मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि लेसिथिन की जो फॉर्मेशन है ये कंडेंसेशन रिएक्शन के ज़रिए से होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसा होता है जिसके अंदर H2O रिलीज होता है, यूज़ नहीं होता। तो इसमें सवाल क्या है कि कितने कंज्यूम हुए हैं, यानी कितने यूज़ हुए हैं। हालांकि कंडेंसेशन के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, इस वजह से नो वाटर मॉलिक्यूल वुड बी कंज्यूम। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स इन एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि एटीपी मॉलिक्यूल क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। जबकि हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होते हैं ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। जबकि एटीपी तो खुद एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोएस्टर, डाइएस्टर नहीं होता। इस वजह से नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने होंगे, 0, कोई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं होता। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं कि इफ डीएनए ऑफ यीस्ट कंटेन एडेनिन 31% एंड गुआनिन 18.7%, द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ साइटोसिन वुड बी। तो स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट कॉलेज हमने निमोनिक देखा था कि गवर्नमेंट कॉलेज के दरमियान में यानी गुआनिन और साइटोसिन की कंसंट्रेशन क्या होती है, तकरीबन बराबर होती है। और इसी तरह अवामी तहरीक कि एडेनिन और थायमीन की कंसंट्रेशन तकरीबन बराबर होती है। तो इस लिहाज से साइटोसिन की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, साइटोसिन की कंसंट्रेशन जितनी गुआनिन की है। तो गुआनिन की है 18.7%, तो 18.7 के करीब करीब कौन सा ऑप्शन है, वो है 17.1%। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है चार्ली। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 48 है कि मेजर पोर्शन ऑफ आरएनए इन सेल इज। तो स्टूडेंट जिस तरह कि आपको पता है कि आरएनए कितनी किस्म का होता है, 3 किस्म का आरएनए हमारे सेल्स के अंदर मौजूद होता है। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि आरएनए हमारे पास 3 मुख्तलिफ किस्मों का हमारी बॉडी में होता है। तो जिसके अंदर जो आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, इसका मेजर पोर्शन होता है जो कि हमारे पास अबाउट 80% ऑफ टोटल आरएनए है। तो इस वजह से मेजर पोर्शन ऑफ आरएनए हमारी बॉडी के अंदर कौन सा होगा, राइबोसोमल आरएनए। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं कि 2 चेन्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन डीएनए आर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 चेन्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए आर, कि हमारे पास 2 चेन्स हैं, एक हमारे पास 3 to 5 है और एक 5 प्राइम to 3 प्राइम है, और ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। एक की डायरेक्शन ये है, दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक हमारे पास एडेनिन लगा हुआ है, तो एडेनिन के अपोजिट क्या लगा हुआ है, थायामीन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। इसी तरह जो गुआनिन है उसके अपोजिट साइटोसिन लगा हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज और अवामी तहरीक। तो 2 चेन्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये हमारे पास 49 का आंसर आ गया बीटा। लास्ट एमसीक्यू के राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू कार्बन नंबर। स्टूडेंट्स ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर, कार्बन नंबर 2 जो है इसके ऊपर OH मौजूद है, और डीऑक्सी, डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब है रिमूवल, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। किस कार्बन से, कार्बन नंबर 2 से। तो कार्बन नंबर 2 का फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट्स ये थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के पार्ट 2 के MCQs। उम्मीद है कि आपको तमाम के तमाम MCQs की मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा हम किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।